नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एग्रीकल्चर अकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि जो लोग नोटिफिकेशन का वेट करते हैं शायद वही लोग पीछे रहते हैं। नोटिफिकेशन का क्या है, नोटिफिकेशन तो आता रहेगा जब आना होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, क्योंकि यही एग्ज़ाम के टाइम आपके काम आने वाली है। जो लोग यूपी कैटेट का वेट कर रहे थे, तो यूपी कैटेट का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और उसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं बीएससी एजी एडमिशन के लिए या एमएससी एजी के लिए या फिर पीएचडी के लिए, तो वो सभी अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यूपी SSSC AG-TA का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उसके नोटिफिकेशन का और फिर उसके सिलेबस का, क्योंकि अभी तक उसका कोई भी नोटिफिकेशन या फिर सिलेबस जारी नहीं हुआ है। इसकी वैकेंसी 2018 में आई थी, तो इसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। तो जिन्होंने मेहनत करी थी, जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो अभ्यर्थी अब तैयारी कर रहे हैं यूपी SSSC AG-TA के लिए, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कपास की खेती के बारे में, यानी कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग होगी महत्व एवं उपयोग, कि कपास का हमारे जीवन में क्या महत्व है एवं क्या उसका उपयोग है, तथा उसकी उन्नतशील प्रजातियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जब प्रजातियां अच्छी होंगी तभी फसल अच्छी होगी और उपज अच्छी होगी। उसके बाद में उसका क्षेत्र एवं वितरण, बीज दर, क्षेत्र एवं बीज दर, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भारत में इसकी खेती कहाँ पे होती है, कितने स्तर पे होती है और इसकी बीज दर क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका है कि रोग कीट एवं उनका नियंत्रण, कौन कौन से रोग इसमें लगते हैं, कौन कौन से कीट इस फसल में लगते हैं जिसकी वजह से फसल हानि होती है, तथा उनका नियंत्रण कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तथा वीडियो के अंत में परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस यूपी SSSC AG-TA में एग्रीकल्चर तो 100% एग्रीकल्चर का पोर्शन रहेगा, या फिर नया सिलेबस जारी होगा अगर उसमें अगर टोटल एग्रीकल्चर पूछा जाता है, तब तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट क्लास रहने वाली है। अगर पूरा एग्रीकल्चर नहीं पूछा जाएगा, AG-TA में सेक्शन वाइज पूछा जाएगा, तब भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी ये कपास की खेती बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो उसके लिए हमने ये क्लास तैयार की है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले हम नेवर स्टॉप ट्राइंग, इसका मतलब है कि कोशिश करते रहना चाहिए, हमें कोशिश कभी कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। नेवर स्टॉप बिलीविंग, मतलब हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। नेवर गिव अप, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी अपने ऊपर भरोसा नहीं खोना चाहिए। इसीलिए फिर वन डे योर डे विल कम, एक ना एक दिन आपका दिन जरूर आएगा, अगर आप इसी तरह से अपनी सफलता की ओर कदम से कदम बढ़ाकर चलते रहेंगे। तो अब ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए अब सीधे हम क्लास की ओर चलेंगे और देखेंगे कपास की खेती। कपास की खेती, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, तो इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा गॉसिपियम स्पीसीज, तो इसका फैमिली हो जाएगा मालवेसी। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कपास का बॉटनिकल नेम क्या है, तो ये आपके लिए हो जाएगा गॉसिपियम स्पीसीज, या फिर इसकी फैमिली पूछ ली जाती है तो आप वहाँ पे इसका आंसर लगा सकते हैं मालवेसी। अब हम कपास के महत्व एवं इसके उपयोग के बारे में जानेंगे कि कपास का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्या महत्व है। तो कपास खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली रेशे की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इसके धागों से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं तथा इसके बिनौले से खली तेल निकाला जाता है। खली का प्रयोग जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियों का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है, तथा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है, तो ये आपके लिए आंसर हो जाएगा सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन स्पेस या ओरिजिन प्लेस भी बोल सकते हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही कपास की खेती होती चली आ रही है, तथा कई लेखकों का मानना है कि कपास का जन्म स्थान भारत ही है, तथा भारत को ही कपास का जन्म स्थान मानते हैं।
क्योंकि कपास के प्राचीनतम अवशेष मोहनजोदड़ो की खुदाई से भी प्राप्त हुए हैं, शायद इसीलिए भारत को कपास का जन्म स्थान माना जाता है। वितरण एवं क्षेत्रफल। अब कपास के एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। कपास मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, चीन, ईरान, पाकिस्तान, रूस, ब्राज़ील तथा मैक्सिको में उगाई जाती है। भारत में इसकी खेती लगभग 85 लाख हेक्टेयर में की जाती है। भारत में कपास की अधिकांश रूप से खेती महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा तमिलनाडु में की जाती है। अगर कपास की खेती देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है तथा पंजाब राज्य में यह सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में अगर देखें कपास की खेती तो बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ, आगरा, मुजफ्फरनगर तथा मथुरा व एटा जिला में उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कपास की खेती सबसे ज़्यादा किस ज़िले में की जाती है, तो बुलंदशहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइमेट। किसी भी फसल के लिए जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, क्योंकि जब तक जलवायु सही नहीं होगी तब तक फसल का उपजाऊपन सही नहीं होगा। तो कपास के बारे में देखेंगे। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसमें अधिक वर्षा तथा अधिक तापक्रम इसकी वृद्धि के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। यदि फूल आते समय तेज़ हवा चल जाती है तो इसमें कलियां और गूलर झड़ जाएंगे, जिससे फसल का नुकसान हो जाता है। कपास की सफलतापूर्वक खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। फसल के पकते समय अधिक तापक्रम की भी आवश्यकता होती है। ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। सॉइल। कपास के लिए मृदा। कपास के लिए किस भूमि की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भारत में कपास की खेती के लिए मुख्यतः लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। इसमें इसकी खेती बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है, जिसमें उच्च जल धारण क्षमता तथा उच्च जल निकास हो। यह मृदा बहुत ही अच्छी होती है। जिस मृदा का पीएच मान 5 से 8.5 पीएच होता है, यह मृदा बहुत ही उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए। कपास की उन्नतशील प्रजातियाँ। कपास की 2 प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं। प्रथम है देसी प्रजातियाँ तथा द्वितीय हैं अमेरिकन प्रजातियाँ। तो हम देसी कपास की प्रजातियों के बारे में जानेंगे, जिसमें है G27, लोहित, श्यामली, गंगानगर 1, रानीबैन, LD 133। ये इसकी देसी प्रजातियाँ हैं। कई बार एग्जाम्स में कपास की अमेरिकन प्रजातियों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ये प्रजातियाँ याद कर लीजिएगा। अमेरिकन प्रजातियां हैं भारती, सुजाता, बीकानेरी, नरमा हाइब्रिड 4, H14, F 216, 320, 286, विक्रम, लक्ष्मी, विष्णु, J204, J34 आदि। ये इसकी अमेरिकन प्रजातियां हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, देसी और अमेरिकन। अधिकतर किसान भाई इन्हीं प्रजातियों का अपनी फसल बुआई में प्रयोग करते हैं। किसी भी फसल को सही उपज करने के लिए उसके बुआई का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कपास की बुआई का समय, उत्तर प्रदेश के सिंचित जो क्षेत्र हैं उसमें कपास की बुआई अप्रैल माह में की जाती है, तथा जो उत्तर प्रदेश के असिंचित क्षेत्र हैं उनमें जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है, तथा जो अमेरिकन कपास की प्रजातियाँ होती हैं उनको अप्रैल माह के मध्य तक बो देना चाहिए, जिससे फसल अच्छी होती है। बीज की मात्रा, सीड रेट। कपास की सीड रेट कि प्रति हेक्टेयर में कितना कपास का बीज लगता है। कपास की जो देसी प्रजातियां होती हैं उसमें 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, तथा जो कपास की अमेरिकन प्रजातियां होती हैं उनके लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज बहुत ही उचित माना जाता है। तथा कपास के बीज को बोने से पहले सेरेसान या फिर एग्रोसिन GN की 2.5 ग्राम की मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बोना चाहिए, जिससे फसल ही बहुत ही अच्छी होती है तथा रोग एवं कीट नहीं लगते हैं। बुआई की विधियाँ। चाहे कोई भी फसल हो, उसके बीज की बुआई के लिए कई विधियाँ होती हैं। तो हम कपास की फसल की बुआई के लिए उसमें इसकी विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। कपास को फसल की बुआई मेढ़ों पर तथा समतल क्यारियों में की जाती है। समतल खेत में बुआई की जाती है। अब इसकी 4 प्रकार की प्रजातियां हैं।
ड्रिलिंग विधि, डिबलिंग विधि, छिटकवा विधि, हल के पीछे पंक्तियों में मेड़ों पर बुआई। ये इसकी 4 प्रकार की बुआई की विधियां हैं। तथा पौधे से पौधे तथा लाइन से लाइन की दूरी देखें तो अमेरिकन जो जातियां होती हैं, जो हमने ऊपर बताया है अभी, तो इसमें 6 × 30 सेंटीमीटर होता है। तथा इसकी जो अमेरिकन जातियां होती हैं, इसमें 60 × 45 सेंटीमीटर का रेशियो रहता है। कपास की फसल के लिए खाद एवं उर्वरक, ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। खाद तथा उर्वरकों के प्रयोग से कपास की अधिक फसल बोई जाती है तथा अधिक उपज भी ली जाती है। विशेष रूप से कपास की उन्नत जातियां जो होती हैं, उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तथा सिंचित क्षेत्रों में 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तथा 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है तथा 25 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इतनी खाद पर्याप्त होती है 1 हेक्टेयर के लिए। सिंचाई, पानी की आवश्यकता, चाहे कोई भी हो, संसार में जो भी जीवित प्राणी है, चाहे पेड़ पौधे, चाहे पशु पक्षी, सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है। फसलें भी बिना पानी के उग नहीं सकती। तो सिंचाई, भारत में कपास के कुल क्षेत्रफल का 5.5% भाग ही सिंचित है, जहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। बाकी क्षेत्रफल में वर्षा आधारित कपास की खेती की जाती है। मतलब जब वर्षा होती है तब सिंचाई हो पाती है, वहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। मृदा में उपयुक्त नमी न होने पर कलियों व गूलर गिरने लगते हैं। अगर मृदा में उपयुक्त नमी नहीं रहेगी तो इसके कारण जो कलियाँ होती हैं, वो जो फूल होते हैं, जो गूलर बनते हैं, वो गिरने लगते हैं पानी की कमी के कारण। उत्तरी भारत में सिंचित क्षेत्रों में पलेवा करके अप्रैल मई में बुआई करते हैं। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे उन्हें पता होगा पलेवा क्या होता है। फसल को बुआई से पहले अगर नमी की कमी होती है खेत में, तो सिंचाई कर देते हैं तो नमी वहाँ पर पर्याप्त हो जाती है। तथा पहली सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद करते हैं। यह पॉइंट याद रखना, एग्जाम से पूछा जाता है कि कपास की फसल में पहली सिंचाई कब की जाती है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 40 to 45 डेज। वीड कंट्रोल एक बहुत ही एसेंशियल क्रिया है फसलों में। यह हर फसल में की जाती है तथा कपास में ये बुआई के 20 से 25 दिन बाद जब पौधे की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तब पहली निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। मतलब जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाए और पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तब पहली निराई गुड़ाई कर देना चाहिए, जिससे खरपतवार निकल जाते हैं। पहली निराई गुड़ाई के समय ही पौधों की छटाई कर देनी चाहिए। थिनिंग, ये भी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि थिनिंग की क्रिया कौन सी फसल में की जाती है, तो ये कपास में की जाती है थिनिंग। अगर खेत में बहुत ज़्यादा ही खरपतवार हैं तो उसके लिए रसायन का प्रयोग करके भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसके लिए बेसालीन रसायन की 1 किलोग्राम की मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर बुआई से पहले छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे खरपतवार नहीं उगेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे मेजर इंसेक्ट्स डिजीज़ एंड देयर कंट्रोल। कपास के प्रमुख कीट, रोग एवं उनका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो कपास का पहला कीट हम डिस्कस करेंगे, कपास का गुलाबी कीट, पिंक बोल वॉर्म। इसकी पहचान के लक्षण, कपास की कली व गूलर को नुकसान पहुंचाता है। जो कपास में कली एवं गूलर बनते हैं तो उनको ये नुकसान पहुंचाता है तथा बीज को खा जाता है। जो बीज बोया जाता है उसको भी खा जाता है, जिससे रेशा कमज़ोर व ख़राब पड़ जाता है, जिससे कपास की क्वालिटी में यानी उसकी गुणवत्ता में असर पड़ता है। सेकंड है पत्ती लपेटने वाला कीट, जिसे लीफ रोलर भी बोलते हैं। यह कपास का बहुत ही खतरनाक कीट है, जिसकी वजह से बहुत ही फसल को नुकसान होता है। तथा इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, जो कीड़े की सूढ़ी होती है वो पत्तियों को लपेटकर उसी के अंदर रहती है तथा पत्ती को खा जाती है। जब पत्ती को खा जाएगी तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। जब भोजन नहीं बना पाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो पौधा सड़ जाएगा, मर जाएगा। तो इस वजह से भी फसल को बहुत ही नुकसान होगा। तो इसके उपचार के लिए इंडोसल्फान 25 EC की 1.5 लीटर मात्रा का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे इस कीट से बचाव किया जा सके फसल को।
मूल गलन, रूट रोट, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो जगह जगह पर स्वस्थ पौधों का सूख जाना, पूरी फसल में बहुत जगह देखने को मिलेगा कि जो स्वस्थ पौधे होंगे वो सूख जाएंगे तथा उनकी पत्तियों का रंग बदले बिना तथा उनकी पत्तियों का रंग हरा का हरा ही रहेगा तथा वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, वो गिरने लगेंगी। ये इसका प्रमुख पहचान है इस कीट का। इसके उपचार के लिए बीज को 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से ब्रासिकोल से उपचारित करना चाहिए। बीज को बोने से पहले ही इसको उपचारित कर लेना चाहिए। कोई भी फसल हो, XYZ, चाहे कोई भी फसल आप बो रहे हो, उसके बीज को उपचारित करके जरूर बोना चाहिए तथा सर्टिफाइड बीज को बोना चाहिए, जिससे उसमें रोग कीट की आगे आवश्यकता फ्यूजेरियम विल्ट, ये इसका बहुत ही खतरनाक रोग है तथा इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? यह रोग मृदा जनित रोग है तथा इसमें रोगी पौधों की मंद वृद्धि, मतलब वृद्धि रुक जाती है तथा पत्तियों का सूखना, ये इसके लक्षण हो जाते हैं। ये पहचान में आ जाता है इससे। इसमें पत्तियों का सूखना ये प्रमुख लक्षण है। पीला पड़ना तथा पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा वो गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। तथा इसका उपचार हम कैसे करेंगे? इसके उपचार के लिए पोटाश तथा जीवांश युक्त खादों का प्रयोग करना चाहिए तथा इसका प्रयोग 3:1 के अनुपात में करना चाहिए। सल्फर तथा 5% एल्ड्रिन एक रसायन होता है, तो इसके चूर्ण का प्रयोग बुआई के पहले प्रयोग करना चाहिए मृदा में, जिससे ये रोग नहीं होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट, जीवाणु जनित झुलसा, यह भी इसका बहुत ही खतरनाक रोग है। यह रोग की पहचान बीज तथा फसल अवशेष से फैलना, ये बीज तथा फसल के जो अवशेष बचते हैं उससे फैलता है फसल में, तथा गूलर का गिरना, पत्तियों का सूखना तथा उपज में कमी आना। 100% ये बात सही है। गूलर सूख जाएंगे, पत्तियां गिरना स्टार्ट हो जाएंगी तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा, तो इस वजह से इसकी जो कमी में है वो वृद्धि होगी, तो इसकी कमी आ जाएगी फसल की उपज में। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं तथा इसके उपचार के लिए फाइटोलोन या ब्लाइटोक्स का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए फसल में, जिससे इस रोग से निजात मिले। गूलरों का सड़ना, यह भी एक महत्वपूर्ण रोग है जिसमें गूलर सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे बहुत ही फसल की हानि होती है। इसकी पहचान, गूलर सड़कर गिरने लगते हैं तो इसकी पहचान ये हो जाती है कि अगर गूलर सड़ के गिरने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बॉल्स रोट रोग लगा है इसमें। तो इसके उपचार के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तथा कार्बरिल को मिलाकर 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे इस रोग से बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। चाहे पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे फसलें हो, कोई भी हो, जिसमें रोग एवं बीमारी कोई भी लगती है तो परेशानी सबको होती है, दर्द तकलीफ सबको होता है। हालांकि ये है कि इंसान जो होता है, मानव जो होता है, वो अपना दुख दर्द पीड़ा सबको बता सकता है, और बाकी पशु पक्षी और फसलें ये किसी को अपना दर्द बता नहीं सकते। अब हम बात करेंगे पिकिंग यानी चुनाई। कपास की फसल में यह एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो कपास की फसल में की जाती है, और कई बार ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि चुनाई यानी पिकिंग की प्रक्रिया किस फसल में की जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, चुनाई की प्रक्रिया ये कपास की फसल में की जाती है। कपास की फसल में गूलर, यहाँ पे बाय मिस्टेक गोलर टाइप हो गया। गूलर जैसे ही पकने प्रारंभ हो जाते हैं तो इनको तोड़ लिया जाता है तथा गूलर की तुड़ाई को ही चुनाई कहते हैं। जो कपास में गूलर होते हैं उनकी जब तुड़ाई की जाती है तो उस तुड़ाई की क्रिया को ही चुनाई कहते हैं। कपास में एक और ख़ास बात होती है कि कपास की फसल कभी भी एक साथ नहीं पकती है। जैसे गेहूँ धान है वो एक साथ ही पक जाते हैं, उनको एक साथ काटा जाता है, तथा इसमें यह चीज़ नहीं होती है। इसमें यह एक डिफरेंट होता है कि कपास की फसल है, उसके पौधे जो होते हैं वो धीरे धीरे पकते हैं, तो उनको कई बार में फसल की चुनाई की जाती है। देसी कपास में 3 से 5 दिन के अंतर पर 8 से 12 बार चुनाई की जाती है, तथा अमेरिकन जो कपास होती है उसकी प्रजातियों में उसकी फसल में 8 से 12 दिन के अंतर पर कुल 3 से 5 चुनाई की जाती है। उपज, यील्ड, जो उन्नतशील प्रजातियां होती हैं
उनसे लगभग 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर कपास प्राप्त हो जाता है। अगर रोग दोष का निवारण सही से हो जाता है, फसल अच्छी होती है, तो 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज आराम से मिल जाती है। तथा इसकी जो देसी जातियाँ होती हैं वो सिंचित क्षेत्र में 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा असिंचित जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी की या सिंचाई की सुविधा नहीं होती है, वहाँ पर 5 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है कपास की। अब बारी है उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने की जो हमने शुरुआत में बताया था कि क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे क्लास के लास्ट में। तो अब बारी है उनकी, तो बारी बारी से देखते हैं। और क्लास में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने क्लास के शुरुआत में ही बताया था कि कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था अभी क्लास में शुरुआत में, तो सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। अब बारी है कपास के केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की, तथा यह नागपुर में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। तथा कपास का उत्पत्ति स्थान भारत को माना जाता है। कई लेखकों ने भारत को कपास का जन्म स्थान माना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो कपास उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में कपास उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र तथा गुजरात में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में इसका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में कपास की खेती लगभग 85 लाख क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है। कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है। चुनाई पिकिंग की प्रक्रिया कपास में की जाती है। ये भी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जाता है कि कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है या कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है कपास की फसल के लिए। तो ये काली मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है तथा इसकी चुनाई की प्रक्रिया कपास में की जाती है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हैंक किसे कहते हैं, हैंक क्या है। तो 770.5 मीटर लंबे धागे की एक गुच्छी जो बनती है या जो गुच्छा बनता है उसको हैंक बोलते हैं। कपास में रुई लगभग 35 से 40% तक प्राप्त हो जाती है। ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मुझे लगा कि अच्छे होंगे, एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकते हैं, इसीलिए हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और आपके जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास इसे शेयर करें, क्योंकि वो भी इस जानकारी को ग्रहण कर सकें। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो हमारा ये फेसबुक पेज है, वहाँ पर सर्च करें RD एग्रीकल्चर अकेडमी, तो ये आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है RD एग्रीकल्चर अकेडमी। आप टेलीग्राम पर जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ पर जाके भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम पर मैं अपनी सारी क्लास का PDF डालता हूँ, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF कभी भी आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे मैं MCQs भी डालता हूँ, क्विज़ भी डालता हूँ, जो आपकी एग्ज़ाम्स में बहुत ही मदद करेंगे। बहुत ही टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ। और वीडियो के अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपने वीडियो पूरा देखा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें जो तैयारी कर रहे हों, क्योंकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चाहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आप तो जो हम आने वाले वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आपको वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।